हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। यदि आप ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले खुद से प्रैक्टिस करके जाते हैं, उनको समझ कर जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इससे पहले हमने जो हमारे ये अलजेब्रा यूनिट से ये चैप्टर आता है, और इससे पहले हमने एक जो है 2 वीडियो आप लोगों को शेयर करी थी, एक तो पोलिनोमियल चैप्टर की और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो वो भी वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो होती क्या है। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देखिए, उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर को बना के दिखाया हुआ है कि जहाँ पर 2 तो वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन कहा गया है। और जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो यहाँ पर क्या है, 1 है। देखिए, एक्स की जो पावर है वो भी 1 है, वाई की पावर जो है वो भी 1 है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, ये हैं एक रियल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, स्क्वायर रूट में हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी हमें देखना है कि अगर ए बी जो हैं वो 0 हो जाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ए बी 0 भी नहीं होने चाहिए। और 2 वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई। अब देखिए, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यदि 2 लीनियर इक्वेशन को हम एक साथ लिख लें तो एक पेयर बन जाता है लीनियर इक्वेशन का। अब हमें इनका पेयर का करना क्या है। देखिए, जब 2 पेयर एक साथ लिखे जाते हैं तो हमें यानी कि उनके जो सॉल्यूशंस हैं, जो उनका बिहेवियर है, वो एट अ टाइम हमें स्टडी करना है कि एक टाइम पर वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, एक ही कार्टेजन प्लेन में किस तरीके से वो ड्रॉ हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं उनके जो कोफिशिएंट है, क्योंकि 2 इक्वेशन है तो उनके कोफिशिएंट को अलग अलग A1 B1 C1 और इस तरीके से लिख दिया गया है A2 B2 C2। तो ये जो इनके कोफिशिएंट हैं, इन्हीं से हमारे जो इनका जो सॉल्यूशन है, जो इनका बिहेवियर है, वो हमें पता चलता है। तो इन्हीं से हमारी जो कंडीशंस है वो निकल के आती हैं। तो आप लोगों को इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको किस तरीके से आपस में रिलेट करना है, उनके क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, यहाँ पर आप टेबल बनी हुई है, देखिए इस यहाँ पर अच्छे से इस टेबल में देख सकते हैं। देखिए, पहली कंडीशन होती है कि यदि 2 लीनियर इक्वेशन दी जाएं और हमें ये चेक करना हो कि उनका सॉल्यूशन जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो उनके कोफिशिएंट होते हैं उनका हम रेशो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2, ये तीनों रेशो हमें सबसे पहले फाइंड करने हैं। उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि यदि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो जो लीनियर इक्वेशन है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उनका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो कोई सिंगल वैल्यू आएगी और उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, यानी केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। अब उन सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड करते हैं वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस में। उसके भी हमारे पास जो है 3 मेथड होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक जो है एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है, और एक हम ग्राफिकली जो है मेथड से भी हम इस क्वेश्चंस को करके देखेंगे। तो देखिए, फिर इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर यह आती है कि यदि उसके जो कोफिशिएंट है उनका जो रेशो है वो तीनों रेशो, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये तीनों रेशो आपस में बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो लाइंस हैं वो आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, यानी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये डायग्राम से देख भी सकते हैं। इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो वो उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं वो बहुत सारे हैं, इसलिए उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन होता है, देखिए जहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है,
कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है वो कैसी हैं, कंसिस्टेंट हैं, या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कोइंसाइड है तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे, तो ये भी क्या हुआ, कंसिस्टेंट हुआ, और सॉल्यूशन हो गए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। फिर एक कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन आती है कि यदि दोनों लाइन जो हैं उनके जो रेशो हैं वो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ जाएँ आपस में, और वो C1/C2 के बराबर ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस की तरह बिहेव करती हैं। और वहाँ पर क्योंकि अब देखिए पैरेलल्स हैं तो उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट तो है नहीं, वो एक दूसरे को कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के नहीं आएगा, और जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट होगा, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप इनके रिजल्ट्स जो हैं आप इनको लिख कर देख सकते हैं, इनके कोफिशिएंट से ही ये रिजल्ट आ रहा है। तो देखते हैं, अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, तो उससे आपको ये रिजल्ट जो और अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कई बारी 1 या 2 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जहाँ पर लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट को कंपेयर करके केवल हमें इतना बताना होता है कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, इनफाइनाइटली है, मैनी इनफाइनाइटली है, या फिर वो जो है नो सॉल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हमें जो कोफिशिएंट हैं उन्हीं को हमें कंपेयर करके देखना होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो हमारी गिवन जो इक्वेशंस हैं उनको हम दी हुई हमारी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें। तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं A1x + B1y = C1। इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन है, इसको भी हम दूसरी जो जनरल इक्वेशन है हमारी उससे हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद तो यहाँ पर हम A1 की वैल्यू और B1 C1 ये कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमें यहाँ से पता चलता है वी गेट A1 = 3, B1 = 2, C1 = 5। इसी तरह से यहाँ पर A2 = 2 और B2 = देखिए B2 जो है वो क्या होगा, -3 होगा, y के कोफिशिएंट में यहाँ पर क्या है -3, और यहाँ y के कोफिशिएंट में क्या है B2। तो B2 की वैल्यू विद साइन हम यहाँ पर रखेंगे -3, C2 की वैल्यू हो जाएगी 7। तो अब हम क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। रेशो हमें निकालना A1/A2 का। देखिए A1/A2 का रेशो क्या आ जाएगा, 3/2। इसी तरीके से B1/B2 का रेशो, देखिए B1/B2 का रेशो क्या होगा, 2/-3। C1/C2 का रेशो क्या होगा, वो हो जाएगा 5/7। तो रेशो को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए, अब अगर आप A1/A2 और B1/B2 ये वाले रेशो आपस में कंपेयर करेंगे तो आप चेक करिए, क्या 3/2 2/-3 के इक्वल हो सकता है, नहीं होगा। तो ये क्या है, आपस में नॉट इक्वल हो गए। तो कंडीशन हमारी क्या निकल के आई कि A1/A2 = नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, जहाँ पर हमने ये देखा था कि यदि दोनों जो रेशो हैं ये वाले A1/A2 B1/B2 होंगे, ये बराबर नहीं आते, तो क्या होगा, द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो लाइन क्या होगी यहाँ पर, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जो लाइन है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है ना, अभी हमने पीछे ही जस्ट अभी ये देखा है। तो बहुत ही आसान है, केवल कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम ये चेक कर सकते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं, और सॉल्यूशन भी उसका देख सकते हैं। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको बताया गया है कि हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, और वहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में, जनरली ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए अब ये भी कंडीशन से ही होगा, तो हमें क्या करना है, पहले जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको हमें कंपेयर करना है हमारी जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म से।
तो देखिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है x + 2y = 5 और दूसरी वाली है 3x + ky + 15 = 0। तो जब इसको a1x + b1y = c1 और a2x + b2y + c2, इससे जब हम कंपेयर करेंगे, अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि c1 तो हमने यहाँ पर राइट में लिया है इक्वल के, और यहाँ पर c2 जो है लेफ़्ट में लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि c1 राइट में रखें या लेफ़्ट में रखें तो उसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखनी है। यदि यहाँ पर दी हुई इक्वेशन में राइट में लिखा है हमारा जो कांस्टेंट टर्म है, तो आपको c1 भी राइट में लिखना है, और यदि लेफ़्ट में लिखा है तो लेफ़्ट में लिख लें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसको आप लेफ़्ट में ले आएँ। ये क्या कर सकते हैं कि इसको आप लेफ़्ट में ले आएंगे तो यहाँ पर ये -5 हो जाएगा = 0, और ये c1 जो है c1 भी इधर ले आओ। तो एक ही तरीके की हमारी यहाँ पर इक्वेशंस हो गई हैं। अब देखिए ज़रा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे और a1 a2 b1 b2 ये सब यहाँ पर निकाल लेंगे। तो a1 क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, b1 क्या आ गया, b1 आ गया 2, c1 क्या आ गया -5, इसी तरीके से a2 क्या आ गया 3 आ गया, b2 क्या आ गया k आ गया, और c2 क्या आ गया 15 आ गया। तो ऐसा करने के बाद अब हम जो कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन वाली वो अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2। यहाँ पर चाहे तो हम रीजन भी लिख सकते हैं कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो देखिए अब a1/a2 क्या है, a1/3 नॉट इक्वल टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है k। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k नॉट इक्वल टू क्या आ गया 3 2 = 6, तो k नॉट इक्वल टू 6। इसका मीनिंग ये हुआ कि फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ k, यानी k की सभी रियल वैल्यू पर जो है इसके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा एक्सेप्ट 6, यानी 6 को छोड़कर। तो केवल 6 पर यहाँ पर जो है ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा, k की वैल्यू अगर 6 रखें, 6 के अलावा जो भी हम वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर में से रख देंगे उस पर ही यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो इस तरीके से इसका जो है कि नॉट इक्वल टू 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को समझना है कि ये जो दोनों मेथड हैं किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं क्वेश्चन पे। तो हमने यहाँ पर देखिए बहुत आसान सा एक क्वेश्चन लिया हुआ है केवल मेथड समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको यहाँ पर समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक वैल्यू निकाल कर दूसरे वैल्यू में हमें दूसरे इक्वेशन में रख देना। तो फ्रॉम जो दी हुई इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इजिकल टू क्या, देखिए अब हम x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू दीदी निकालेंगे तो 14, y चला जाएगा आपका राइट में, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई 14 - y। तो अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ इसको हम उठाकर कहाँ रखेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर हम रख देंगे 14 - y इजिकल टू 4 माइनस का y भी है, -y इजिकल टू 4। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे 14 - y इजिकल टू 4।
तो देखिए 14 माइनस वाई हो गया माइनस का 2y इजिकल टू 4। अब हमें क्योंकि y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इधर रहने देंगे और उसको उधर ले जाएंगे 14 को। 4 माइनस 14 तो माइनस 2y, ये हो गया माइनस का 10। अब ये y इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाय माइनस का 2। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब y की वैल्यू 5 आ गई। देखिए जो y की वैल्यू 5 आई है, इसको हम कहाँ पर रखेंगे, इसको हम रख देंगे ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इजिकल टू 14 माइनस 5, तो 14 में से 5 गया, बच गया 9। तो x इजिकल टू क्या आ गया 9, और y इजिकल टू क्या आ गया था 5। तो ये जो मेथड है ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल यहाँ पर निकाली, और उसको हमने रखकर जो है हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। देखिए इसके बाद अब जो हमारा अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, इसको देखते हैं हम। इसमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड जो है इसमें हमें क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, यानी कि उसको हटाना होता है। तो हमारा दूसरा वेरिएबल बच जाता है, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करके हम किसी भी इक्वेशन में रख के पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर, तो पहली जो इक्वेशन है हमारी 14 है, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इजिकल टू 4 है। तो ये दोनों इक्वेशन यदि आप देखेंगे तो जो x वेरिएबल है और यहाँ पे जो x वेरिएबल है, इन दोनों के साइन सेम है और उनके कोफिशिएंट भी क्या है, सेम है। इसी तरीके से y वेरिएबल और ये y वेरिएबल, इनके साइन अलग अलग हैं और कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो हमारा जो एम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप किस वेरिएबल जो हैं उनके कोफिशिएंट को क्या करो, बराबर करो। यदि मान लो यहाँ पर 2 आया हुआ होता और हमें x वाला ये जो कोफिशिएंट है इसको हमें सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, केवल x ही दिया हुआ है और यहाँ भी x है, और देखिए यहाँ पर हमें प्लस वाई है माइनस वाई है। तो हमें आसानी से यदि हम इन इक्वेशंस को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये वाले जो वेरिएबल है वाई वेरिएबल, ये आपस में एलिमिनेट हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो हमें प्लस करने से इजीली जो है वेरिएबल एलिमिनेट यहाँ पर हो रहे हैं। यदि यहाँ पर जो है प्लस ना होता तो हमें क्या करना होता, एक्स वेरिएबल को हटाने के लिए फिर सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो गया ऐड होके, और 14 और 4 ऐड होके हो गया 18, और x इजिकल टू हो गया 18/2, यानी x इजिकल टू 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई। तो अब आप x की वैल्यू 9 जो है किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, किसी में भी रख दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ करते हैं एलिमिनेशन में। तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस वाई इजिकल टू 14। तो वाई इजिकल टू 14 माइनस 9, तो 14 में से 9 गया 5। तो वाई इजिकल टू 5 और एक्स इजिकल टू 9। और जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था वहाँ से भी यही वैल्यू आ रही थी। तो देखिए दोनों मेथड जो है बहुत आसान है, बस हमने इजी क्वेश्चन से आपको समझाया है ताकि आपको मेथड समझ में आ जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0 ग्राफिकली। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सोल्व करना है, यानी ग्राफ पर बनाना है कार्टेजन प्लेन पर, और उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे देखिए हमारा क्या काम है कि सबसे पहले हम जो अलग अलग हमारी जो लीनियर इक्वेशन है इनको हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे अलग अलग, और मिनिमम 2 या 3 सॉल्यूशन तो हमें फाइंड करने ही करने हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, अदरवाइज़ ये हमारी लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग इनकी टेबल बनाते हैं और इनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और अलग अलग टेबल के बनाने के बाद हम इनको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करेंगे।
देखिए टेबल कैसे बनाते हैं। तो टेबल बनाना सीखते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। गिवन x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट, इफ़ x इजिकल टू 0, यदि हमने यहाँ पर क्या ले लिया, x इजिकल टू 0 ले लिया। तो देखिए अब ये इक्वेशन जो है किस तरीके से चेंज हो जाएगी। अगर x बराबर 0 हम इस इक्वेशन में रख दें तो 0 प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो 2y माइनस 4 इजिकल टू 0 हो गया। और y इजिकल टू क्या हो जाएगा, वो 4 इधर आ जाएगा प्लस का 4 और 2 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो y इजिकल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो y इजिकल टू 2 कब आया, जब हमने x बराबर 0 रखा। तो यहाँ पर देखिए हम एक टेबल बना लेते हैं इसकी अलग से। आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना है, टेबल बना लेंगे x वेरिएबल और y वेरिएबल के लिए अलग अलग। अब देखिए जब हमने x 0 लिया था तो y की वैल्यू क्या आ गई थी, 2। इसी तरीके से इसके दो सॉल्यूशन और हम फाइंड कर लेंगे अलग। देखिए सबसे आसान है कि जैसे हमने यहाँ पर x को 0 लिया, सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम क्या ले लेंगे, इफ़ y बराबर 0। तो y बराबर 0 लेंगे तो x प्लस 2 0 माइनस 4 इजिकल टू 0, यानी y की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी। y की वैल्यू 0 हो गई तो x इजिकल टू क्या आ गया, प्लस का 4। तो y यदि 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो एक सेकंड सॉल्यूशन हमें मिल गया। इसी तरीके से थर्ड वाला सॉल्यूशन देखें। इसके लिए देखें आप क्या करें, हम x बराबर 2 ले लेते हैं। देखिए आप किसी भी नंबर को रखकर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ पर x बराबर 2 ले रहे हैं। x बराबर 2 लेने से क्या होगा कि 2 प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0। तो ये 2y, ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का 4 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। तो 4 में से 2 गया 2, 2y, y इजिकल टू क्या हुआ, 2/2 और 1, यानी y इजिकल टू क्या आ गया, 1। यानी जब x बराबर 2 हमने रखा तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपके 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है इसका भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से टेबल बना लेंगे। इसी तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। देखिए ये टेबल आप बना लीजिएगा इसको। यहाँ पर ये दोनों टेबल हमने यहाँ पर बना ली। अब ये जो टेबल हमारी आई हैं इनके जो सॉल्यूशन है, देखिए इनके सॉल्यूशंस को मैं यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देता हूँ, क्योंकि उससे ही हमें आसानी से कार्टेशियन प्लेन में बनाने में आसानी होगी। तो ये जो सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन का, वो आया 0,2 और एक सॉल्यूशन आया 4,0 और एक सॉल्यूशन आया 2,1। इस तरीके से यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो सॉल्यूशन आए हैं वो हैं 0,3, 2,2 और 4,1। देखिए इन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट हैं, ये इन लाइन पर हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे और फिर ज्वाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पर हमने नंबरों को भी यहाँ पर जो है x एक्सिस पर भी नंबर रियल लाइन बना ली, y एक्सिस पर भी रियल लाइन बना ली। अब हमें क्या करना है, बारी बारी से ये जो हमारे सॉल्यूशंस हैं इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दर्शाएंगे और उनको आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिए हुए बिंदु हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के, इनको यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो पहला बिंदु है 0,2। तो 0 देखिए, यानी एक्स जो एक्सिस है वहाँ पर 0, एक्स एक्सिस जो यानी कि जो हमारा ये पॉइंट है वो 0 और वाई 2। तो वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट हमारा होगा। तो ये जो है 0,2 पॉइंट हो गया। फिर 4,0 देखिए, यानी कि एक्स पर 4 वाई पर 0, यानी एक्स 4 और वाई पर 0 ये रहा। फिर देखिए एक्स पर 2, एक्स के सामने 2 और वाई के सामने 1। तो ये वो पॉइंट है। तो जब हम इन दोनों लाइंस को देखिए, इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो आप स्केल की हेल्प से आपको ये काम करना है। तो इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे तो देखिए एक लाइन हमारी यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये
सेकंड वाली जो इक्वेशंस थी उसके पॉइंट भी हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो वो पॉइंट क्या है, 0,3, 0,3 देखिए, यानी x के सामने 0, y के सामने 3। तो वो क्या होगा, ये रहा वो पॉइंट। और 2,2 कहाँ हो गया, x पे सामने 2 और y के सामने 2। देखिए ये वो हो गया वो पॉइंट 2,2। और 4,1 यानी x के सामने 4, y के सामने 1। तो ये वो पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट हमें देखिए यहाँ पर मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पर मिला देंगे। ये कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे तो ये जो लाइन है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन थी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन थी, ये वाली, ये थी x + 2y - 4 = 0। और ये वाली जो लाइन है ये है 2x + 4y - 12 = 0। तो ये जो लाइन आ रही हैं ये दोनों पैरेलल लाइंस की तरह हमें यहाँ पर दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रही हैं, ना आगे कभी कट करेंगी। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन देखी भी थी, यदि दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं, ये कहीं पर ये कट कर रही होती तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है, वही इन दोनों का सॉल्यूशन हो जाता। तो ये इस तरीके से हम यदि जो है ठीक तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमारे सॉल्यूशन भी जो है वो हमें ठीक तरीके से हमें मिल जाएगा। तो ग्राफिकली मेथड से आप ज़रूर क्वेश्चंस को कर देखें। तो कई बार ग्राफिकली मेथड से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वहाँ पर उसको इसी तरीके से ड्रॉ करके दिखाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारे हैं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वैसे बहुत आसान होते हैं, बस हमें इनकी लैंग्वेज समझकर हमें पहले क्या होता है, इक्वेशन को बनाना होता है, फिर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। तो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे यदि हमारी इक्वेशंस हमें मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं ज़रा कि किस तरीके से हम इसमें इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है कि जो फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, हमें फ्रैक्शन के बारे में नहीं मालूम कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्या हमें लेना है, कि वो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है यदि हम उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ क्या करते हैं। देखो अगर हम x और y फ्रैक्शन माने और दोनों पर ऊपर और नीचे हमने यदि दो ऐड कर दिया तो हमारा फ्रैक्शन जो है ना वो 9/11 हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमें ये हमें बता रही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और सेकंड स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि यदि हम दोनों तरफ क्या करें, 3 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। तो इस तरीके से हमें बस इसको जनरली लिख लेना है और अपनी इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। तो देखते हैं किस तरीके से लिखते हैं और कैसे अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम उससे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो फ्रैक्शन जो है हमने उसको क्या मान लिया, x/y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमें पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है यदि न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर क्या होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला, इसको हम अंश भी कहते हैं और नीचे वाले को हर भी कहते हैं। तो जो न्यूमरेटर है यदि उसमें हम क्या करें, 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दें, 2 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। 9/11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y + 2 जो है उसकी मल्टीप्लाई 9 में और 11 की मल्टीप्लाई x + 2 में कर देंगे। तो 11x + 2 = 9y + 2। तो ये हो गया 11x + 22 9y + 18। और
सभी टर्म्स को क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे। तो 11x, 9y इधर आएगा, माइनस का 9y प्लस 22, 18 इधर आएगा लेफ्ट में, तो माइनस का 18 हो जाएगा, और राइट में क्या बच गया, 0 बच गया। तो क्या बच गया, 11x और यहाँ पर माइनस 9y, 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा प्लस का 4 इजिकल टू 0। तो देखिए ये हमारी यहाँ पर क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसी तरीके से सेकंड जो कंडीशन है हमारी, उसको हम लेकर यहाँ पर जो है अपनी दूसरी लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए अब जो सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्या दिया हुआ है कि यदि अब हम क्या करें, न्यूमरेटर में 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में जो है वो 3 ऐड करें, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। तो फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ भी हम लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15, तो ये हमारा हमें मिल जाएगा। तो 6x माइनस 5y, 18 माइनस 15 इजिकल टू 0। तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गया, प्लस का 3 इजिकल टू 0। तो एक लीनियर इक्वेशन जो है ये यहाँ पर वो आ गई, और एक यहाँ पर ये आ गई। तो इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को यदि हम सॉल्व कर लें तो हमें हमारा फ्रैक्शन मिल जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई जो है वो हम फ्रैक्शन पर यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए आप इनको खुद से करके देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो भी मेथड आप अप्लाई करना चाहें। तो देखिए यहाँ पर हम इसलिए आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी और जो है आपको समस्या हो जाएगी। वीडियो बड़ी होने पर जो है आप लोग शायद इस वीडियो को ना देखें, तो इसलिए जो है आप जो है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यदि कोई परेशानी आती है तो आप उसको बता सकते हैं। बहुत आसान है कि आप इसमें एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी। तो देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए x की मल्टीप्लाई में 11 है और यहाँ पर x की मल्टीप्लाई में 6 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 6 है, तो हम इस इक्वेशन में कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। तो जो हमारे x का कोफिशिएंट होगा वो बराबर हो जाएंगे, 66 हो जाएगा, यहाँ भी 66 हो जाएगा। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऐड, देखिए ऐड नहीं सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा ये जो वेरिएबल होगा ये एलिमिनेट यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा आगे। तो आगे कुछ और क्वेश्चंस इसी तरीके के हम जो है इक्वेशन बनाकर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर भी इसी तरीके की ये वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो यहाँ पर देखिए एज वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि 5 साल पहले नूरी और सोनू की एज के बीच में कुछ रिलेशन दिया है, फिर 10 साल के बाद नूरी और सोनू की एज का जो है वो कोई रिलेशन हमें दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी इजिकल टू एक्स। तो उसकी नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हम क्या ले लेंगे, वाई वेरिएबल मान लेंगे। तो उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है कि 5 years ago, तो हम क्या करेंगे पहले 5 years ago। अब नूरी की जो एज होगी 5 years ago, 5 साल पहले, वो होगी x माइनस 5। और इसी तरीके से जो सोनू की एज होगी वो भी क्या होगी, 5 साल पहले 5y माइनस 5। तो यहाँ पर
अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का क्या है, थ्राइस यानी 3 गुना, यानी 3 टाइम मल्टीपल। तो इसकी जो एज है वो किसके इक्वल है, सोनू की एज के 3 टाइम्स। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3y माइनस 15। तो क्या आ गया, x माइनस 3y, 15 इधर आएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इजिकल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। इसी तरीके से देखिए अब हमें यह है दूसरी कंडीशन भी दी हुई है कि 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर क्या हो जाएगा कि यदि जो नूरी की एज है उसमें हम 10 को ऐड कर दें, यानी 10 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, यदि 10 जोड़ देंगे तो 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी। और इसी तरीके से सोनू की एज जो है वो y प्लस 10 हो जाएगी। तो उन्होंने हमसे बोला है कि नूरी की जो एज है 10 साल बाद वो सोनू की एज के क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी कंडीशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 10, 2y प्लस 20, x माइनस 2y, 20 इधर आएगा माइनस का 20, तो ये माइनस का 10 इजिकल टू 0। तो ये एक सेकंड इक्वेशन हमारी यहाँ पर ये निकल आई। तो अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस का 10 इजिकल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वेरिएबल जो वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये साइन हमारा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया। तो 3 और 2 जब इनको ऐड करेंगे तो ये माइनस का y आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 10 और 10 क्या हो गया, 20 इजिकल टू 0। तो माइनस वाई, 20 इधर आएगा तो माइनस 20, तो y इजिकल टू क्या आ गया, 20। अब ये y की वैल्यू यदि आप किसी भी इक्वेशन में रख दोगे, तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे तो वहाँ से x निकालोगे तो वो आ जाएगा 50। तो y इजिकल टू 20 आ गया और x इजिकल टू 50। तो ये x क्या है, नूरी की एज हो गई 50 और सोनू की एज क्या हो गई 20। तो इस तरीके से आप जो है ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं इनको ठीक तरीके से पढ़कर वेरिएबल को लेट करके आप कंडीशन अप्लाई करके जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें जो है क्या दिया है कि लैंडिंग लाइब्रेरी, लैंडिंग यानी कि उधार वाली जो लाइब्रेरी होती हैं, हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। यानी पहले 3 दिन के लिए उनका कुछ अलग चार्ज है, फिर उसके आगे का जो चार्ज है वो अलग है, ठीक है। देयर आफ्टर सरिता पेड 27। तो सरिता ने क्या करा, 27 रुपये दिए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन रखने के लिए। और सुशी ने क्या करा, जो है 21 रुपये दिए, सी केप्ट फॉर 5 डे, और 5 दिन उसने उस बुक को रखा। तो हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना है। तो देखिए कई बार बच्चों को, आप लोगों को, जैसे कि बच्चों आपको परेशानी आएगी कि इसमें हम वेरिएबल क्या लें। तो वेरिएबल जो है, देखिए जो हमसे पूछा जाता है ना लास्ट में, लास्ट वाली जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ से हमें पता चलता है कि वेरिएबल हमें क्या ज्यूम करना है। तो यहाँ पे हमसे देखिए उन्होंने पूछा है कि फिक्स्ड चार्ज और एंड द चार्ज फॉर नेक्स्ट एक्स्ट्रा डे। तो हमें यहीं से हमें क्लू मिल रहा है कि वेरिएबल हमें किसको मानना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इजिकल टू ए रुपीज़। तो हमने क्या मान लिया कि पहले 3 दिन का जो चार्ज है वो क्या हमने मान लिया, ए रुपीज़। और जो चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा है, द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा, वो हमने मान लिया 20 रुपीज़ आफ्टर 3 डेज। जो 3 दिन के बाद जो वाला जो चार्ज है वो हमने 20 रुपीज़ मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, जो कंडीशन है वो हमारी क्या है कि जो
सरिता है, उसने 27 रुपीज़ दिए फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यानी कि इसका मतलब ये हुआ पीछे जो फिक्स चार्ज है वो तो उस पर अप्लाई होगा ही होगा, और 7 में से देखिए उसने 3 डेज जो फिक्स चार्ज हैं, 3 दिन तो हमें घटा देने, यानी जो ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज है वो उसने कितने दिन दिया होगा, 7 डेज तो उसने वो बुक रखी, तो 3 तो उसका फिक्स्ड हो गया, तो बचे क्या 4 हुए एक्स्ट्रा उसके, तो एक्स्ट्रा उसके 4 डे हुए, और एक डे का जो है वो 20 रुपये है, तो उसका टोटल हो गया 4B + A, और ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसने कितना पे करा है 27, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। इसी तरीके से देखिए सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सुशी है उसने क्या करा 21 रुपये दिए, यदि वो उस बुक को क्या रखती है 5 दिन रखती है, यानी कि ए, अब 5 दिन उसने वो बुक रखी तो 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज हुआ, ठीक है, और 2 दिन क्या हुआ उसका एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हुआ 2B = 21। तो ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई। अब इजीली देखिए हम इन इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यदि हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये ए वेरिएबल जो है ये एलिमिनेट हो रहा है, 4 में से 2 गया 2B, 27 में से 21 गया 6, तो B = क्या आ गया 3, और B की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दो तो वहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 15। तो इजीली देखिए यहाँ पर जो फिक्स चार्ज है वो हमारा 15 रुपीज़ आ गया, और जो अदर एक्स्ट्रा डे चार्ज है वो हमारा क्या आ गया 3 रुपीज़। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लें और इसको समझ लें कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखिए हमें इजीली पता चल रहा है कि हमें वेरिएबल जो है किसको एज्यूम करना है और हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें क्या करना है, स्टिल वाटर की जो स्पीड है और जो स्पीड ऑफ द करंट है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर देखिए अब एक्चुअल में ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो किस तरीके की है कि एक डाउन स्ट्रीम है, यानी कि एक जो नाव है वो क्या हो रही है, बहते हुए पानी में चल रही है। मान लीजिए जो बहता हुआ पानी है उसका जो फ्लो है पानी का वो एक डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और यदि आप उसी डायरेक्शन में नाव को आप चलाएंगे और आपकी नाव की भी कुछ स्पीड है और पानी की भी कुछ स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो स्पीड और रफ्तार है वो और ज़्यादा हो जाएगी। यदि आप इसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होता है कि यदि हम उसके अपोजिट चलते हैं, तो यदि आप पानी के डायरेक्शन में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम, यदि आप पानी के अपोजिट जाएंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको अपोजिट जाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए फिर वही कि हम कंसीडर लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, यानी कि जो बोट की खुद की जो स्पीड होगी वो क्या होगी x km/h, और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो पानी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी y km/h। फिर नाउ स्पीड ऑफ ऋतु ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ स्पीड ऑफ ऋतु ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, देखिए तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी x + y। देखिए दोनों की जो स्पीड होगी वो आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया अभी कि पानी का जो बहाव है और जो हमारी नाव की जो स्पीड है वो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो टोटल स्पीड हमारी क्या हो जाएगी x + y km/h। इसी तरीके से अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x - y km/h। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि देखिए रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। देखिए डाउन स्ट्रीम जो है उसमें उसकी स्पीड कितनी है, x+y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, x+y। तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 20 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हमने स्पीड में यदि हम क्या कर दें, टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि टाइम में स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस के इक्वल यहाँ पर रख दिया। तो जब ऐसा करा तो इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, 2x + 2y - 20 = 0। तो इक्वेशन 1 हो गई। और देखिए यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, इस 2 से ये 20 को डिवाइड कर दें तो यह क्या बचेगा, 10। तो इक्वेशन जो है सिंपलीफाई होकर क्या आ जाएगी, x+y = 10, ये भी आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए सेकंड कंडीशन जो है हमारी, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं तो 2 से हमने देखा कि 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहे हैं। और यदि वो अप स्ट्रीम चल रहे हैं तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो क्या कर रहे हैं, यानी x - y 2 आवर यानी 2 से मल्टीप्लाई, और कितने किलोमीटर रन कर रहे हैं, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए तो x - y = 2। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमारी ये बन गई। ये दोनों इक्वेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। देखिए ऐड कर दें यदि हम, तो ये 2x हो गया और ये दोनों जो वेरिएबल हैं वो कैंसिल हो गए। तो 10 और 2 जो है ऐड करा तो हो गया 12, यानी x = क्या आ गया, 6। और x की वैल्यू यदि आप किसी भी क्वेश्चन में रख दें 1, 2 में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋतु की स्टिल वाटर है, ठहरे हुए पानी में, उसकी स्पीड क्या हो गई, 6। और जो करंट ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ करंट हो गई, वो क्या आ गई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से देखें कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए करने। इक्वेशन बनानी बहुत आसान होती हैं, बस इजीली हमें क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी दोहराइएगा और आपकी जो टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हो उनको भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो ये एक तरीके की आपकी रिवीजन वीडियो थी। जो फॉर्मूले थे आप उनको अच्छे से रिवाइज करें, उनको लिख कर देखें, कंडीशंस को अप्लाई करके देखें क्वेश्चंस में, तभी आपको ये क्वेश्चन सभी करने आएंगे। तो बच्चों, तो ये सभी क्वेश्चंस आप ज़रूर करके देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर के लेके आएंगे। तो पहले जो आपके हाई स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं, जो यूनिट हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो आप ये ज़रूर देखते रहें और अपना रिवीजन करते रहें। इससे ये आपका फाइनल रिवीजन है और आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 मार्च को होना है। तो आप अपना पढ़ाई करते रहें डेली बेसिस पर।